प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक युद्ध कला के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवधारणा और परिभाषा के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक युद्ध कब से कब तक माना जाता है या कब से इसका प्रारंभ हुआ। उसके बाद आधुनिक युद्ध में क्या क्या होता था, क्या क्या परिवर्तन हुए पूर्व के मुकाबले, इसके बारे में हम लोग अध्ययन इसमें करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके विशेषताओं के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। आधुनिक युद्ध का प्रारंभ 1500 ईस्वी के बाद से माना जाता है और इस समय तक बारूद का आविष्कार भी हो चुका था। आग्नेय अस्त्रों के निर्माण के साथ ही युद्ध में टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था, अर्थात हो चुका था, क्योंकि युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बारूद युग से माना जाता है। और बारूद की खोज जो है 1249 अर्थात 13वीं शताब्दी में रोजर बेकर ने ब्रिटेन में कर दिया था, जबकि 14वीं शताब्दी से युद्ध के मैदान में भी बारूद का प्रयोग होने लगा था। ठीक, इस प्रकार युद्ध में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना प्रारंभ हो चुका था और तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ राजनीति में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे थे। प्राचीन युद्धों के प्रमुख कारण मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिनमें लोभ, क्रोध, अहंकार आदि मिला होता था। उसके बाद जबकि आधुनिक युद्ध के कारण ज़्यादातर राजनैतिक ही रहे हैं, अर्थात आधुनिक युद्ध के कारण राजनैतिक उद्देश्यों को माना गया है। क्लाज़ेविट्ज़ ने युद्ध को राजनीति की जननी माना है। जैसा कि क्लाज़ेविट्ज़ मानते हैं युद्ध एक ऐसा गर्भाशय है जिसमें राजनीति का राजनीति एक ऐसा गर्भाशय है जिसमें युद्ध का जन्म होता है, और युद्ध और कुछ नहीं बल्कि राजनीति को क्रियान्वित करने का एक साधन मात्र है। ऐसा क्लाज़ेविट्ज़, कौटिल्य, मैकियावेली आदि जो है विद्वान मानते रहे हैं। और आज के वैज्ञानिक आविष्कारों की प्रगति के कारण समस्त प्रदेश ही रण क्षेत्र हो गया है। आधुनिक युद्ध एक स्थान पर नहीं बल्कि पृथ्वी के सभी बनावटों पर लड़े जाते हैं, अर्थात जल, थल, वायु, पर्वत, जंगल, दलदली क्षेत्र, हर स्थान पर युद्ध हो रहे हैं, होते भी हैं, अर्थात हर क्षेत्र जो है युद्ध का क्षेत्र है। आधुनिक युद्धों को अध्ययन की सुविधा से इन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि हम बांटकर इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसे पहला इसमें काल है जागीरदारों या सामंतों द्वारा लड़े गए युद्धों का काल, जो कि 1492 से 1642 ईस्वी तक है। और देखा जाए तो इस काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? इस समय जीविका कृषि पर आधारित होती थी और जागीरदार तथा ये सामंतों का प्रभाव होता था किस पे? राज्यों पर, राजनीति पर, ठीक है, समाज पर। जागीर एवं सामंत जनता को कृषि योग्य भूमि प्रदान करते थे, जनता खेती करती थी और जनता को क्या क्या करना होता था? खेती करे, उससे शरीर को पुष्ट बनाए अन्न से, और आवश्यकता पड़ने पर अपने सामंतों के लिए युद्ध भी करना पड़ता था, अर्थात खेती मिलती थी, बदले में जरूरत पड़ जाए तो सामंतों के लिए सुरक्षात्मक कार्य भी करना पड़ता था, युद्ध के लिए भी तैयार रहना पड़ता था। और प्रत्येक सामंत अपने से कमजोर सामंत के क्षेत्र पर अधिकार करके अपना प्रभाव बढ़ाता रहा है इस काल में, अर्थात इस समय सेना खेती के साथ साथ युद्ध भी करती थी। ठीक, उसके बाद जो दूसरा काल प्रारंभ होता है वो है राजवंशीय काल। दूसरा काल जो है वो है राजवंशीय काल, और इस समय तक राजाओं ने अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सेनाओं को रखना प्रारंभ कर दिया था। अब सेना की आवश्यकता हेतु, क्योंकि जब अस्थायी सेना रखी जाने लगी, क्योंकि राज्य में अस्थायी का मतलब होता है हर समय नियमित सेना, तो ऐसी नियमित सेना हर समय या तो राज्य में रहे सैनिक के रूप में या तो फिर खेती के, ये असंभव था कि वो दोनों कार्य एक साथ कर सके। ऐसी स्थिति में उनको पेमेंट भी चाहिए, पेमेंट भी देने की प्रथा आ गई, भाई उनको तनख्वाह भी देना पड़ेगा। तो अब सेना की आवश्यकता है तो जनता से कर लिया जाता था, टैक्स जो जनता से मिलता था उसको जो है सैनिकों को देने की परंपरा, जिसे कहते हैं वेतन या पेमेंट, उसको दिया जाता था। ठीक है, और सेना ही राज्य की मुख्य शक्ति होती थी। दुर्गों का निर्माण प्रारंभ हो गया था और युद्ध कार्य सेना करती थी और जनता युद्ध के दायित्व से मुक्त थी, अर्थात खेती करने वाले खेती करते थे, युद्ध करने वाले युद्ध करते थे। अंतर क्या होता था? खेती करने वाले अपनी उपज का कुछ हिस्सा जो है राजा को टैक्स के रूप में देते थे, जिसके बदले राजा अपने सैनिकों को
बदले में उनका मेहनताना देते थे या मजदूरी देते थे, यूँ कहा जा सकता है, या तनख्वाह देते थे, ये भी कह सकते हैं। तीसरा है जनतंत्रीय युद्ध काल, जिसे 1789 से 1914 का काल माना जाता है। 1789 में, वैसे भी इस काल में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो चुका था। अर्थात औद्योगिक क्रांति कब से प्रारंभ हुआ? जब से भाप के शक्ति की खोज हुई, अर्थात मनुष्य द्वारा जो कार्य किया जाता था वही कार्य जब मशीनों द्वारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, उद्योगों में किया जाने लगा, तो उसी को हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति लाने का श्रेय किसको है? वही जिसने भाप के इंजन का निर्माण किया, जेम्स वाट, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था। ठीक है, चलिए, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो चुका था। राष्ट्रीय सेनाओं की भर्ती की, अर्थात बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग होने लगा युद्ध के मैदान में। बड़ी सेनाओं का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। रक्त रंजित एवं पूर्ण युद्धों का प्रारंभ, अर्थात बड़े बड़े युद्ध जो कि पूर्ण युद्ध, संपूर्ण विनाश जिसे हम लोग कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने सशस्त्र राष्ट्र राज्य के सिद्धांत को प्रचलित किया, जिसके आधार पर लगभग संपूर्ण राष्ट्र को ही इसने सेना में तब्दील कर दिया था। युद्ध में सैनिक एवं असैनिक सबकी भागीदारी निश्चित थी, क्योंकि युद्ध के मैदान में नेपोलियन ने सबके कार्यों का बंटवारा इसने कर दिया था। ये सैनिक क्या करेंगे, महिलाएं क्या करेंगी, बच्चे क्या करेंगे, नौजवान क्या करेंगे, बूढ़े क्या करेंगे, सबके कार्यों का बंटवारा इसने कर दिया था। जैसा कि हम बता सकते हैं आपको कि इसने जो कार्य क्षेत्र का बंटवारा किया था, इसने सबसे पहले नौजवानों के लिए कहा था। नवयुवक जो अविवाहित होंगे वो युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, अर्थात सेना में डायरेक्ट मोर्चे पर जाएंगे। विवाहित पुरुष उनको हथियारों की आपूर्ति करेंगे। ठीक, महिलाएं और बच्चे ये अस्पतालों की सेवा में रहेंगी, और जो है टेंट तंबू लगाएंगे, टेंट हाउस का कार्य करेंगे, कपड़े सिलेंगी महिलाएं। ठीक, वृद्ध पुरुष क्या करेंगे? ये सार्वजनिक स्थानों पर जाकर नौजवानों को देश सेवा के लिए प्रेरित करेंगे। ये बूढ़ों को काम दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग पूर्ण युद्धों का काल। पूर्ण युद्धों का काल प्रारंभ होता है 1914 से 1945 तक। अब 1914 और 45 का क्या मतलब है भाई? 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अरे, प्रथम विश्व युद्ध चला, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक। तो इसी काल में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध लड़े गए। ठीक है, ये पूर्ण युद्धों का काल था, जिसमें युद्ध का संपूर्ण से यंत्रीकरण हो चुका था, अर्थात तोप, टैंक, मिसाइलें, लड़ाकू विमान, हवाई जहाज, ये सब चीज़ें निर्मित हो चुकी थी। ठीक, युद्ध के मैदान में टैंकों का भी प्रयोग हुआ, हवाई जहाज़ों का प्रयोग हुआ, लड़ाकू विमानों का भी प्रयोग हुआ, उसके अतिरिक्त राकेटों का भी प्रयोग होने लगा था। तो युद्ध जो है सैनिकों के साथ साथ यंत्रों पर भी निर्भर हो गया। ठीक, जिसे युद्ध की मशीन कहा जाता है। और युद्ध में तोप, टैंक, राकेट, लड़ाकू विमान, युद्ध पोतों का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े भारी भारी, जिसे हम लोग कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान वाहक पोतों का भी प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। और युद्ध के अंतिम समय में महाविनाशक हथियार परमाणु बम का भी प्रयोग हुआ है। प्रयोग भी हुआ, निर्माण भी हुआ, और 2 राष्ट्रों पर उनका प्रयोग करके उनका परीक्षण भी कर लिया गया। आगे जो 5वां नंबर है परमाणु युद्ध तथा परमाणु तथा शीत युद्धों का काल, 1945 के बाद से वर्तमान काल। ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये काल प्रारंभ होता है। महाशक्तियों के बीच जैसा कि शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ, भारी मात्रा में परमाणु हथियारों का निर्माण किया गया। अमेरिका और सोवियत संघ जैसे राष्ट्रों के पास भारी मात्रा में, बाकी थोड़े थोड़े जो है चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद बहुत सारे थोड़ा बहुत सीमित भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्रों के में भी अपने कुछ परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो परिवर्तन हुए हैं वो है अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों ने युद्ध की गतिशीलता को बढ़ा दिया, अर्थात युद्ध कहीं भी किसी भी कोने पर आक्रमण किया जा सकता है, वो भी एक स्थान पर बैठकर, बिना वहां पर गए हुए, बिना जानकारी के, जिसके कारण शीघ्रता से विश्व के किसी कोने में आक्रमण करना संभव हुआ। वो प्रक्षेपास्त्रों की देन थी। ठीक है, और इसी के साथ हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, रासायनिक एवं जैविक हथियारों के पदार्पण के साथ मानव सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया ये आधुनिक काल में। और युद्ध को रोकने के लिए भयादोहन के सिद्धांत का भी प्रारंभ हुआ। भयादोहन का सिद्धांत खास करके परमाणु शब्द से जोड़ा जाता है। परमाणु भयादोहन अर्थात
एक ऐसा युद्ध है जिसमें दोनों का विनाश निश्चित है, अर्थात ना तो कोई विजयी होगा ना कोई पराजित होगा, बल्कि दोनों का विनाश होगा। तो यही है भयादोहन, यही है पारस्परिक भयादोहन या पारस्परिक विनाश का भय। इसी भयादोहन या इसी भय ने अभी तक परमाणु युद्धों को रोक रखा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं परिभाषा के बारे में। परिभाषाओं और अर्थों के बारे में हम इस प्रकार जान सकते हैं। आधुनिक युद्ध पूर्ण युद्ध है जिसमें राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग भाग लेते हैं, अर्थात राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है। यह इच्छाएं धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अथवा मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं। इसके लिए वह सैन्य शक्ति तथा अन्य शक्तियों का सहारा लेता है। आधुनिक युद्धों में राष्ट्र की संपूर्ण जनसंख्या जुड़ी होती है और प्रभावित भी होती है, क्योंकि आज के युद्धों में देखा जाए तो ऐसा नहीं है केवल सैनिक ही युद्ध करते हैं। सैनिक तो बॉर्डर पर युद्ध करते ही हैं, बाकी जनता जो है अपने अपने स्थान पर सभी युद्धरत रहते हैं। कृषक वर्ग, किसान वर्ग खेतों में युद्धरत रहता है। मजदूर वर्ग जहाँ पर मजदूरी कर रहा है। हमारे उद्योग में, औद्योगिक फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, वहाँ पर वो सैनिकों के लिए, नागरिकों के लिए जो सामान बनाते हैं वो भी जो है युद्ध में काम आता है। ठीक, नागरिकों की आवश्यकता की चीज़ें कम होती हैं, युद्ध की आवश्यकता की चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे हर राष्ट्र, हर व्यक्ति, हर निर्माण युद्ध को ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अर्थ शांति की अनुपस्थिति है, जबकि वर्तमान समय में शांति की उपस्थिति में भी तनाव, शत्रुता और विवाद का जन्म हो सकता है। ठीक, और ये बने भी रह सकते हैं, अर्थात शांति दिखने के लिए लग रहा हो लेकिन फिर भी जो है मन से लेकर राष्ट्र तक सभी अशांत बने हुए हों। ठीक है, तो ये हो गया युद्ध का अर्थ एवं युद्ध की परिभाषा और युद्ध की अवधारणा। ठीक है, हम इसमें देखे होंगे मित्रों कि कहाँ हम लोग किस प्रकार अध्ययन, युद्ध, आधुनिक युद्ध कैसे होते थे, कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको एक चैप्टर कुछ तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, चलिए पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।